नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हम इस समय पर अपना बिहार का एस्टेट का पेपर 2 जो उच्च माध्यमिक स्तर का है पीजीटी का, उसका दोस्तों हमने कहा था कि संपूर्ण पाठ्यक्रम हम अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को करवाएंगे। तो उसी क्रम में दोस्तों हमने हमारे पाठ्यक्रम में जो रचनाएं लगी हुई हैं, सबसे पहले हमने रचनाओं का अध्ययन शुरू किया था। क्योंकि दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र और हिंदी व्याकरण हम कहीं न कहीं पढ़ चुके हैं। काव्यशास्त्र के जो टॉपिक लगे हैं, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष और हिंदी व्याकरण, ये दोस्तों हम कहीं न कहीं, और हिंदी साहित्य का इतिहास कहीं न कहीं पढ़ चुके हैं। इसलिए दोस्तों हमने सबसे पहले रचनाएँ, क्योंकि नई है हमारे लिए बिल्कुल, इसलिए हमने सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने का सीक्वेंस बनाया है कि सबसे पहले हम रचनाएँ पढ़ेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। उसके बाद दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र के जो टॉपिक लगे हैं और हिंदी व्याकरण, ये हमारा पढ़ने का क्रम रहेगा। तो उसी दोस्तों रचनाओं के क्रम में हमारे पाठ्यक्रम में सबसे पहले कहानियाँ लगी हुई हैं। 6 कहानियाँ हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं दोस्तों, जिनका हम पूरे विस्तार के साथ में, प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में अध्ययन कर चुके हैं और वीडियो भी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे डाल चुके हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग देख चुके होंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में 3 उपन्यास लगे हुए हैं, गोदान, मैलाचल और त्यागपत्र। तो दोस्तों गोदान उपन्यास को हमने पूरे विस्तार के साथ में, गोदान उपन्यास जैसे कि 36 भागों में है, उसको दोस्तों हमने पूरे विस्तार के साथ में और प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में अध्ययन कर लिया है। सभी 36 भागों का अपने इसी यूट्यूब चैनल में वीडियो भी सभी 36 भागों को डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों हमने मैलाचल जो आंचलिक उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु जी का, उसका दोस्तों अध्ययन शुरू किया था करना, और उसके भी दोस्तों हम 31 खंडों का अध्ययन पूरे विस्तार के साथ में कर चुके हैं। आज हम दोस्तों उसके 32वें खंड का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 50 से अधिक खंडों में दोस्तों मैलाचल उपन्यास है, तो उसी के दोस्तों हमने 31 खंडों का अध्ययन कर लिया है और 32वें का आज करेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोगों से एक विनम्र आग्रह पहले करूंगा, फिर वीडियो शुरू करूंगा, कि अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मैलाचल उपन्यास के 31 खंडों का वीडियो नहीं देखा है, तो पहले दोस्तों जा कर के वे देखिए, फिर 32वां क्रम का वीडियो देखिए। क्योंकि अगर 31 वीडियो आप नहीं देखेंगे 31 खंडों का, तो आप लोगों को ना तो समझ में आएगा दोस्तों आज का वीडियो, और ना ही मज़ा आएगा पढ़ने में। क्योंकि पढ़ने का भी दोस्तों एक क्रम होता है, अगर आप बीच से कोई कहानी या उपन्यास पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, मज़ा भी नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों पहले वीडियो जाइए, 31 प्लेलिस्ट में आप लोगों को मैलाचल आंचलिक उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु जी, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें दोस्तों पहले क्रम से खंड संख्या 1 सभी वीडियो में खंड संख्या पड़ा हुआ है। जैसे पहला वीडियो है उसमें पड़ा हुआ खंड संख्या 1, 2, 3, फिर दूसरे वीडियो में खंड संख्या 4, फिर खंड संख्या 5। सभी वीडियो में दोस्तों खंड क्रमांक लिखे हुए हैं। जैसे पहले वीडियो में 3 खंडों का अध्ययन हमने किया था, खंड पहला, दूसरा और तीसरा का, तो उस वीडियो में खंड संख्या लिखा हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा। इसी तरह दोस्तों आप 31 खंडों का अध्ययन करिए पहले वीडियो में जाके, उसके बाद दोस्तों आज के वीडियो में आइए, तब आप लोगों को मज़ा आएगा पढ़ने में। तो दोस्तों गोदान उपन्यास प्लेलिस्ट में पूरा उपन्यास है, उसको भी देखिए पूरे विस्तार के साथ में। जो कहानियाँ हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं उनका भी अध्ययन करिए पूरे विस्तार के साथ में। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे हमारा जो प्रयास है हिंदी विषय के लिए, हिंदी विषय से संबंधित सभी विषय वस्तु, प्रामाणिक विषय वस्तु और पूरे विस्तार के साथ में सभी परीक्षा, कोई भी स्टेट की हो दोस्तों, टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर, हम दोस्तों इन परीक्षाओं को लेकर के फोकस करेंगे। और जितना आप लोगों को हमसे मतलब सहयोग चाहिए उतना हम देने को तैयार है, बशर्ते आप लोग अगर हमारा सहयोग करेंगे तब। क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल पे आएंगे, हमारा भी उत्साहवर्धन उतना ही ज़्यादा होगा और हमें भी पढ़ाने में उतनी ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को, जिससे लाभ पहुँचे और हमें भी दोस्तों ज़्यादा मज़ा आए पढ़ाने में। चलिए आते हैं दोस्तों मैलाचल उपन्यास के 32वें खंड में। बैसाख और जेठ महीने में शाम को तड़बन्ना में जिंदगी का आनंद सिर्फ 3 आने लबनी बिकता है। चने की घुंघनी, मूली और प्याज और सफ़ेद झाग से भरी हुई लबनी, खट्ट मिट्ठी शकर चिनियाँ और बैर चिनियाँ, ताड़ी के स्वाद अलग अलग होते हैं। बसंती पीकर बिरले पियक्कड़ ही होश दुरुस्त रख सकते हैं। जिसको गर्मी की शिकायत है वह पहर रतिया पीकर देखे, कलेजा ठंडा हो जाएगा, पेशाब में जरा भी जलन नहीं रहेगी। कफ प्रकृति वालों को संझा पीनी चाहिए, रात भर देह गर्म रहती है।
साल भर के झगड़ों के फैसले तड़बन्ना की बैठक में ही होते हैं और मिट्टी के चुक्कड़ों की तरह दिल भी यहीं टूटते हैं। शादी ब्याह के लिए दूल्हे दुल्हन की जोड़ियां भी यहीं बैठकर मिलाई जाती हैं और किसी की बीवी को भाग ले जाने का प्रोग्राम भी यहीं बनता है। जगदेवा पासवान कौन दोस्तों? जगदेवा पासवान दुलारे सनिच्चर और सुनरा ताड़ी पी रहे हैं। सोमा जट आज आने वाला है। रोतहट के हाट में उसने कहा था इतवार को तड़बन्ना में आएंगे। सोमा जट हाल ही में जेल से रिहा हुआ है। नामी डकैत है। तो डकैत का क्या नाम है दोस्तों? सोमा जट नामी डकैत है, लेकिन अब सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर बनना चाहता है। सुनरा ने कालीचरण से पूछा और कालीचरण ने जिला सेक्रेटरी साहब से पूछा। सेक्रेटरी साहब ने कहा साल भर तक उनके चाल चलन को देखकर तब पार्टी का मेंबर बनाया जाएगा। उस पर नजर रखना होगा। नजर क्या रखना होगा? बीच बीच में सेक्रेटरी साहब को जाकर कहना होगा सोमा का चाल चलन एकदम सुधर गया है। कालीचरण को वासुदेव समझा होगा सोमा यदि पार्टी में आ जाए तो सारे इलाके के बड़े लोग ठीक हो जाएंगे। पार्टी में आ जाने से थाना पुलिस क्या करेगा? सेक्रेटरी साहब क्या दरोगा साहब से कम हैं? देखते हो नहीं, जब भाखन देने लगते हैं तो जवाहिर लाल को भी पानी पानी कर देते हैं। जवाहिर लाल मतलब जवाहरलाल नेहरू की बात है। मजाल है दरोगा निस्पिट्टिर की कि पार्टी के खिलाफ मुंह खोले। खेल है लाल पताका अखबार में तुरंत गजट छापी हो जाएगा। दरोगा का जुलम। चलित्तर कर्मकार को तो पार्टी से निकाल दिया गया है। किसको दोस्तों? चलित्तर कर्मकार को पार्टी से निकाल दिया गया है। सीमेंट में बहुत पैसा गोलमाल कर दिया, हिसाब पत्तर कुछ भी नहीं दिया तो उसको निकालेगा नहीं। पार्टी का बंदूक पिस्तौल भी नहीं दिया, लेकिन सेक्रेटरी साहब कालीचरण जी से प्राइवेट में बोले हैं। तो सेक्रेटरी साहब दोस्तों जब सोशलिस्ट पार्टी के सचिव हैं सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी साहब कालीचरण से प्राइवेट में बोले हैं किसी तरह उससे बंदूक पिस्तौल ऊपर करो, सरकार को जमा कर देना है। इसलिए कालीचरण जी उससे हेलमेल कर रहे हैं। वह बात एकदम गुप्त है, खबरदार कहीं बोलना नहीं शनिचरा। हाँ, नहीं तो जानते हो क्रांति पार्टी की बात खोलने की क्या सजा मिलती है? ढाई। लोग पूछे तो कहना चाहिए कि क्या पार्टी को अब बंदक पिस्तौल का काम नहीं है? नहीं। सुंदर मुस्कुराता है। अर्थात इतनी जल्दी तुम लोग सभी बातों को जान लेना चाहते हो? अभी कुछ दिन और मेंबरी करो, जब तुम्हारा कन्फर्म हो जाएगा तब सारी बातें जानोगे। नए मेंबरों का कान कच्चा होता है, यहाँ सुना और वहाँ उगल दिया। कन्फर्म होने दो। कामरेड सोमा आओ, तुम्हारी ही बात हो रही थी। आसरा में बैठे बैठे 2 लबनी ताड़ी खत्म हो गई। सुंदर हंसता है। सुंदर आजकल हमेशा खद्दर का पंजाबी कुर्ता पहने रहता है। पंजाबी कुर्ते के गले में 2 इंच की ऊंची पट्टी लगी हुई है। इसको सोशलिस्ट काट कुर्ता कहते हैं। तो दोस्तों सुंदर जो है तो आजकल खद्दर का पंजाबी कुर्ता पहने रहता है। अब पंजाबी कुर्ते के गले में 2 इंच की ऊंची पट्टी लगी हुई है, इसको सोशलिस्ट काट कुर्ता कहते हैं। सोशलिस्ट को छोड़कर और कोई नहीं पहन सकता। गांव के मेंबरों में सिर्फ 3 मेंबर ही ऐसा कुर्ता पहनते हैं। पहला कालीचरण हो गया, दूसरा वासुदेव और सुंदर। बाकी मेंबरों ने जीवन में कभी गंजी भी नहीं पहनी है। लेकिन बिना सोशलिस्ट काट कुर्ता पहने कोई कैसे जानेगा कि सोशलिस्ट पार्टी है, क्रांति है? एक कुर्ते में 7 रुपये खर्च होते हैं। वासुदेव आजकल बीड़ी नहीं पीता, मोटर मार सिगरेट पीता है। सेक्रेटरी साहब, सैनिक जी, चिनगारी जी, मास्टर साहब, सभी बड़े बड़े लीडर सिगरेट पीते हैं। सोशलिस्ट पार्टी के मेंबरों को बीड़ी नहीं सिगरेट पीना चाहिए। आज की बैठकी का पूरा खर्चा सोमा ही देगा, इसलिए हाथ खींचकर चुक्कड़ भरने की जरूरत नहीं। ढाले चलो, 1 लबनी, 2 लबनी, 3 लबनी। चरखा सेंटर वाले कह रहे हैं अगले साल से ताड़ी का गुड़ बनेगा, कोई ताड़ी नहीं पी सकेगा। इस साल पी लो जितना जी चाहो।
सोमा का शरीर कालीचरण से भी ज्यादा बुलंद है। पुलिस दरोगा की मार से हड्डियां टूटकर गिरहा गांठदार हो जाना गई हैं। गिरह वाली हड्डी बहुत मजबूत होती है। कालीचरण की देह में हाथी दांत का कड़ापन है और सोमा के चेहरे पर लोहे की कठोरता। कालीचरण की आंखों में पानी है और सोमा की आंखें बिल्ली की तरह चमकती हैं। कौन? हरगौरी शिव शक्कर सिंह का बेटा तहसीलदार हुआ है। तो हरगौरी दोस्तों कौन है? राजपूत टोली वाला हरगौरी शिव शक्कर सिंह का बेटा तहसीलदार हुआ है। कालीचरण जी हुक्म दे तो एक ही रात में उसकी हड्डी पसली एक कर दे। सोमा मूंछ में लगी हुई ताड़ी की झाग को पोंछते हुए कहता है, कामरेड अब मूंछ कटाना होगा। पार्टी का मेंबर होने से मूंछ नहीं रखना होगा। सुंदर कहता है, कटा लेंगे, लेकिन कालीचरण जी हुक्म दे तो। अच्छा कामरेड अभी ठहरो, संघर्ष होने वाला है। प्रस्ताव पास हो गया है, तब देखेंगे तुम्हारी बहादुरी। बलदेवा को गांव से भगा नहीं सकते हो तुम लोग। किसको दोस्तों? बालदेव जी की बात हो रही है। बलदेवा को गांव से भगा नहीं सकते हो तुम लोग। सुनते हैं कि मठ की कोठारिन से खूब हेलमेल हो गया है। कालीचरण जी हुक्म दे तो एक ही दिन में उसको चंदन पट्टी का रास्ता दिखला दे। अरे बालदेव जी तो मुर्दा हो गए, मुर्दा। अब उनको कौन पूछता है? उनको एक बच्चा भी तो अब मुंह नहीं लगाता है। कांग्रेस में भी उनकी बदनामी हो गई है। वह तो हम लोगों के बल पर ही कूदते थे। कोठारिन तो 70 चूहा खाई हुई है। बालदेव जी को उसके फेर में पड़ने तो दो। हम लोग यही चाहते हैं। हाँ समझे, चरखा सेंटर पर भी अब अपना ही कब्जा समझो। मास्टरनी जी बिना कालीचरण के पूछे पानी भी नहीं पीती हैं। कुछ दिन में वह भी कामरेड हो जाएंगी। एक बौन दास है सो 1.5 बित्ते का आदमी कर ही क्या सकता है। 4 लबनी सजा ताड़ी खत्म हो रही है। सूरज डूबने के समय जो लबनी पेड़ से उतारी जाती है उसकी लाली तुरंत ही आंख में भर उतर आती है। नशा के मारने हैं और भी थोड़ा पीने की ख्वाहिश और एक लबनी। अरे बेचारे डॉक्टर के पास पैसा कहाँ? मुफ्त में तो इलाज करता है, एक पैसा भी तो नहीं छूता। डॉक्टर के पास पैसा नहीं, क्या कहते हो? लांचनपुर के डॉक्टर ने पुख्ता मकान बना लिया है। जीवनगंज के डॉक्टर ने तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर प्रशांत की चर्चा हो रही है। डॉक्टर के पास पैसा नहीं, क्या कहते हो? लांचनपुर के डॉक्टर ने पोख्ता मकान बना लिया। जीवनगंज के डॉक्टर ने 300 बीघे की पत्नी खरीदी है। सिझिया गरैया का डॉक्टर डकैती करता है, सरदार है डकैती का। कैसा डॉक्टर है तुम्हारे गांव का? हसल गांव के हरखू तेली ने अलबत्त पैसा जमाया है। पैसा महकता है। महमदिया के ताल्लुक चंद को बंदूक का लाइसेंस मिल गया है और लोहा का बक्सा कलकत्ते से ले आया है। अरे कितने बंदूक और तिजोरी वालों को देखा है। बल्लम बरछा से ही तो सारे इलाके को हम मछली की तरह भून कर खाते रहे। यदि एक नाल भी बंदूक हाथ लग जाए तो साले भूपत सिंह की कचहरी के नेपाली पहरेदारों को भी देख लें। जो कभी नहीं गाता है वह भी नशा होने पर गाने लगता है। और सुंदर तो कीर्तनिया है। सूराजी कीर्तन भी गाता है और किराती गीत भी। नशा होने पर किरांती गीत खूब जमता है। अरे जिंदगी है किरांती से किरांती में बिताए जा, दुनिया के पूंजीवाद को दुनिया से मिटाए जा। सनीचरा लबनी को औंधा कर तबला बजाता है और मुंह से बोलता है, चके के चक धुम मके के लावा। दुनिया के गरीबों का पैसा जिसने चूस लिया। अरे हाँ, पैसा जिसने चूस लिया। हाँ जी, पैसा जिसने चूस लिया उसकी हड्डी हड्डी से पैसा फिर चुकाए जा। हंस के गोली दागे जा, हंस के खोली गोली खाए जा। वाह वाह, क्या बात है, इंकलाब है, जिंदाबाद है। जरा खड़ा होकर बतौना बता के दिखला के, कमर लचका के सुंदर भाई। सुंदर खड़ा होकर नाचने लगता है। जिंदगी है क्रांति से क्रांति में चके के चक धुम मके के लावा। कालीचरण ने आज शाम को बैठक बुलाई थी। ऊपर से सबसे बड़े लीडर आ रहे हैं पुरैनिया। थैली के लिए चंदा वसूलना है। सेक्रेटरी साहब कह रहे थे सबसे बड़े बड़े लीडर जी पुरैनिया आने के लिए एकदम तैयार नहीं हो रहे थे। बहुत कहने सुनने पर सारे जिले से 10,000 रुपए की थैली पर राजी हुए हैं। कालीचरण को 300 रुपये वसूल कर देना है। इस बार की रसीद बही पर सबसे बड़े लीडर की छापी है। लेकिन तुम लोग कहाँ गए थे? ओ आसमान बाग, बड़ी देर हो गई। ऐसा करने से पार्टी का काम कैसे चलेगा? बोलो, कौन कितना रुपया वसूल करेगा?
300 रुपया 10 दिन में ही वसूल कर देना है। बस 300, कोई बात नहीं, हो जाएगा। 10 दिन क्या 5 ही दिन में हो जाएगा। 300 रुपये की क्या बात है, इनकलाब जिंदाबाद है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे 33वां भाग महिलाचल उपन्यास का। अमंगल गांव के मंगल का अब कोई उम्मीद नहीं। हरगौरी तहसीलदार दुर्गा के वाहन की तरह गुर्राता है। साले सब चुपचाप दफा 40 का दरखास्त देकर समझते थे कि जमीन नकदी हो गई। अब समझो बौना और बलदेवा से जमीन लो। सब सालों से जमीन छुड़ा लेने के लिए कहा है मैनेजर साहब ने। लो जमीन, राम नाम का लूट है। अरे कांग्रेसी राज है तो क्या जमींदारों को घोल कर पी जाएगा। सुमृत दास दोस्तों सुमृत दास बेतार की जीभ थकती नहीं। सुबह से ही बक बक करता जा रहा है। ततमा टोली में, पासवान टोली में, कोयरी टेले में घूम घूम कर वह लोगों को सुना रहा है। मैनेजर साहब ने परवाना में क्या लिखा है मालूम? नया तहसीलदार तो एकदम घबरा गया था। मैंने समझाया तहसीलदार आप एकदम चुप रहिए। जिन लोगों को दरखास्त देना है देने दीजिए। जिस दिन मुकदमे की तारीख होगी उससे एक दिन पहले हम आपको एक नोक्स बता देंगे। वही हुआ। जमींदार वकील तो सुनकर उछलने लगे। चाहे जो भी कहो, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद ने कभी कोई नोक्स हमसे छिपाकर नहीं रखा। मैनेजर साहब ने क्या लिखा है मालूम है? सुमृत दास को एक बार सर्किल कचहरी में भेज दो। मुसलिग क्या करेगा? सुमृत दास, बुढ़ापे में यदि इज्जत बचानी है तो जरा होश हवास दुरुस्त रखकर बोला करो, समझे? कालीचरण की आंखें लाल लाल हैं। सुबह से ही वह सुमृत दास को खोज रहा है। सोशलिस्ट पार्टी के खिलाफ बूढ़ा कल से ही अटर पटर अलूल जलूल परोपगंडा कर रहा है, समझे? हाँ, पीछे यह मत कहना कि सोशलिस्ट पार्टी के लौंडों को बड़े छोटे का विचार नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, पूछो, लोगों से पूछो। बोलो जी गुलचरण, सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट मत कहिए, सोशलिस्ट पार्टी कहिए। बात तो सही मुंह से निकलती ही नहीं और मुंशी आती बघारते हैं। जमींदार के तहसीलदार से और अपने मैनेजर से भी जाकर कह दो, रैयतों से जमीन छुड़ाना हंसी ठट्ठा नहीं। पार्टी के एग्जीक्यूटिव में प्रस्ताव पास हो गया है। संघर्ष होगा, संघर्ष, समझे? कालीचरण गर्दन ऐंठता हुआ चला गया। करेत सांप को गुस्से में ऐंठते देखा है ना, ठीक उसी तरह सुमृत दास को कपकपी लग जाती है। आसपास बैठे हुए लोगों की भी धुक धुकी तेज हो जाती है। अभी तो ऐसा लगता था कि जुल्म हो जाएगा। अलबत्त देह बनाया है कलिया कालीचरण ने। देखकर डर लगता है। सोशलिस्ट पार्टी में जाकर तो और भी तेजी से जल जल कर रहा है। संघर्ष क्या होगा? डा डिग्गा। संथाल टोली में 2 दिनों से दिन रात मादल बजता रहता है। डा डिग्गा। औरतें गाती हैं, नाचती हैं, झूमुर झूमुर। दरखास्त नामंजूर हो गई। जमींदार जमीन छीन लेगा। कोठी के जंगल में जामुन और गूलर में बहुत फल लगे हैं इस बार। जंगली सुअर के बच्चे भी किलबिल कर रहे हैं। हल्के फाल को तोड़कर तीर बनाओ। लोहा महंगा है रे, हाय रे। डा डिग्गा। कालीचरण ने कहा है, संघर्ष करेंगे। संघर्ष क्या, प्रस्ताव क्या? रिंगता धिनता। डा डिग्गा। खेत में पाट के लाल पौधों को देखकर जी ललच रहा है। धान की हरी हरी भरे सुई खेत में निकल आई है। माटी का मोह नहीं टूटता। बधना पर्व संथालों का एक प्रसिद्ध पर्व है। तो क्या नाम है पर्व का दोस्तों? बधना पर्व संथालों का एक प्रसिद्ध पर्व है। कि रात में तूने जो जूड़े में फूल लगाया था उसे नहीं भूला हूँ। धरती का मोह भी नहीं टूट रहा। प्यारी, हमारे दादा परदादा पुरैनिया के जेल में मर खप गए। मकई के बाल की तरह उनके बाल भूरे हो गए होंगे। हमारे बच्चों के दांत दूधिया मकई के दानों की तरह चमकेंगे। उनसे कहना, धरती माता के प्यार की जंजीर में हम बंध गए। रे हाय। रिंगता धिंदा। डा डिग्गा। यदि जमीन पर कोई आवे तो गर्दन काट लो। तहसीलदार हरगौरी सिंह ने रैयतों के साथ जमीन बंदोबस्ती का ऐलान कर दिया। किसने दोस्तों? तहसीलदार हरगौरी सिंह ने रैयतों के साथ जमीन बंदोबस्ती का ऐलान कर दिया है। बस 100 रुपये बीघा सलामी देकर कोई भी रैयत जमीन की बंदोबस्ती के लिए दरखास्त दे सकता है। अरे तुम लोग बेवकूफ़ हो, ये ज़मीन 1 साल पहले ही नीलाम होकर खास हो गई है। पुराने तहसीलदार ने ही सारी कार्रवाई की थी। नीलाम होकर खास हुई ज़मीन पर दफ़ा 40 की दरखास्त
करने से नकदी कैसे होगी? हाँ, नए बंदोबस्त लेने वालों को जमा बांध देंगे। यह तो हमारे हाथ की बात है। इसके लिए कचहरी को दौड़ धूप करने की क्या जरूरत? अरे सुखानू दास, मुकदमा में कितना खर्च हुआ तुम लोगों का, जरा इन लोगों को बता दो। हाँ, कांग्रेसी और सोशलिस्ट पार्टी वालों की खुराकी भी जोड़ना। सुना, हर एक तारीख में चंदा वसूल कर पैरवीकार नेताजी लोगों को देना पड़ता था 10 रुपए नगद। सिगरेट और पान की बात तो छोड़ ही दीजिए, यही पेशा है भाई इन लोगों का। हाँ, जिसकी जमीन नीलाम हो गई है वह यदि जमीन पर आवे तो उसकी गर्दन उड़ा दो, राज से मदद मिलेगी। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। गाय बैल बाछा बाछी और भैंस के पाड़ा की बिक्री धड़ाधड़ हो रही है। दूने सूद पर भी रुपया कर्ज लेकर जमीन मिल जाए तो फायदा ही है। पाट का भाव 15 रुपए है, ऊपर 50 भी जा सकता है, 100 भी हो सकता है। धान सोने के भाव बिक रहा है। जमीन, जिसके पास जमीन नहीं वह आदमी नहीं, जानवर है। जानवर घास खाता है लेकिन आदमी तो घास खाकर नहीं रह सकता। अरे छोड़ो जी कांग्रेसी और सोशलिस्ट पार्टी की बात को, दरखास्त नामंजूर हो गई जमीन बंदोबस्ती। गांव के मंगल की गांव के मंगल की अब कोई उम्मीद नहीं। हर टोले के लोग आपस में ही लड़ेंगे क्या? कोयरी टोले के भजू महतो की जमीन, उसी का भगीना स्वरूप महतो बंदोबस्ती ले रहा है। सोबरन की जमीन का उसका चचा रामेश्वर नजर लगाए बैठा है। सोबरन की जमीन सोना उगलती है। यादव टोली के सभी रैयतों की नीलाम हुई जमीन खिलावन सिंह यादव ले रहे हैं। संथालों की जमीन राजपूत टोले के लोग ले रहे हैं। सुमृत दास कहते हैं यह बात गुपुत है, किसी से कहना मत कि संथालों की जमीन खुद तहसीलदार साहब ले रहे हैं, लेकिन अपने नाम से तो नहीं ले सकते, इसलिए दूसरों के नाम से लिया है। गांव के मंगल की अब कोई उम्मीद नहीं। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जी बालदेव और बावन दास को पंचायत बुलाने को तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जी बालदेव और बावन दास को पंचायत बुलाने को कहते हैं। पंचायत तुम ही लोग बुलाओ, मेरे बुलाने से ठीक नहीं होगा। कालीचरण की पार्टी के सबसे बड़े लीडर पुरैनिया आ रहे हैं। कामरेडों ने 5 ही दिनों में 300 रुपये वसूल किए हैं। अकेले सोमन ने 250 रुपये दिए हैं। सबसे बड़े लीडर से कहना होगा, गांव में इस तरह फूट रहने से तो संघर्ष नहीं होगा। फिर एक बार सैनिक जी और चिंगारी जी को लाना होगा। बहुत दिनों से सभा नहीं हुई है। खेत में कोड़ कमान नहीं करने से जिस तरह जंगल झाड़ हो जाता है, उसी तरह इलाके में सभा मीटिंग नहीं होने से इलाका भी खराब हो जाता है। सेक्रेटरी साहब को भी इस बार लाना होगा। इस बार लाउड स्पीकर भी लाना होगा। चरखा सेंटर की मास्टरनी जी और मास्टर जी लोगों में झगड़ा हो गया है। करघा मास्टर टुनटुन जी को मंगला देवी का सोशलिस्ट ऑफिस में रहना बड़ा बुरा लगता है। जब तक बीमार थी वहाँ थी तो थी, अब अच्छी हो गई तो वहाँ रहने की क्या आवश्यकता। और मंगला देवी को पटना से ही जानते हैं टुनटुन जी। गांव तरक्की सेंटर में जब ट्रेनिंग लेती थी तभी से उड़ती थी। व्यवस्थापिका जी इनके मिलने वालों से परेशान रहती थी। रोज नए नए लोग। बहुत बार मंगला देवी को चेतावनी भी दी गई, लेकिन इनके मिलने वालों में कॉलेज के विद्यार्थियों, एमएलए मतलब विधायक, साहित्य गोष्ठी के मंत्री जी, चरखा संघ के कार्यकर्ता तथा कई हिंदी दैनिकों के सहायक संपादक भी थे। व्यवस्थापिका जी हार मानकर चुप हो गई। मंगला देवी की स्वतंत्रता पर आघात करके यह 1 दर्जन से ज्यादा व्यक्तियों का कोप भाजन नहीं बनना चाहती थी। इसलिए व्यवस्थापिका जी ने मंगला देवी को इस पिछड़े हुए गांव में भेजा था। लेकिन यहाँ भी मंगला देवी बात करने में मर्दों के भी कान काटती हैं। पजामा और कुर्ता पहनती हैं। बाहर निकलते समय खद्दर का दुपट्टा भी डाल लेती हैं। कद नाटा, रंग सांवला और शरीर गठा हुआ है। आंखें बड़ी अच्छी, खास तिरहुत की आंखें। करघा मास्टर को वह तांत मास्टर कहती हैं और चरखा मास्टर को करघा मास्टर को वह तांत मास्टर कहती हैं और चरखा मास्टर को धुनिया मास्टर। जुलाहा धुनिया मंगला देवी से क्या बात करेंगे? जब बीमार पड़ी तो झांकी मारकर भी देखने के लिए नहीं आते थे।
और आज नैतिकता पर प्रवचन दे रहे हैं। मंगला देवी इन लोगों को खूब पहचानती है। व्यवस्थापिका जी को लिखेंगे तो लिखें, क्या क्या करेगी व्यवस्थापिका जी? ऐसी धमकियों से मंगला देवी नहीं डरती। टुनटुन जी जो चाहते हैं सो वह जानती है। पटना से आते समय समस्तीपुर में उसे लेकर उतर गए, बोले गाड़ी बदलनी होगी। बाद में मालूम हुआ कि वही गाड़ी सीधे कटिहार जाती है। दूसरी गाड़ी फिर सुबह 8 बजे, रात को 12 बजे धर्मशाला में ले गए। टुनटुन जी का परिचय और कहना नहीं होगा। बालदेव जी को खिलावन सिंह यादव ने साफ जवाब दे दिया। बालदेव जी को खिलावन सिंह यादव ने साफ जवाब दे दिया, सकलदीप का गौना होने वाला है। नई दुल्हन ससुराल में बसने के लिए आ रही है। बाहरी आदमी का परिवार में रहना अच्छा नहीं। चंपापुर के आसिन बाबू की बेटी है। तो दोस्तों बालदेव जी को खिलावन सिंह यादव ने साफ जवाब दे दिया। सकलदीप का गौना, सकलदीप उनके लड़के का नाम था, तो सकलदीप का गौना होने वाला है। नई दुल्हन ससुराल में बसने के लिए आ रही है। बाहरी आदमी का परिवार में रहना अच्छा नहीं। चंपापुर के आसिन बाबू की बेटी है। जरा भी इधर उधर होने से बाप को चिट्ठी लिख देगी। बड़े आदमी की बेटी है। बालदेव जी ने झोली झंडा खिलावन के यहाँ से हटा लिया है। बालदेव की मौसी गांव में घूम घूम कर शिकायत कर रही है, लेकिन बालदेव जी साधु आदमी हैं, मान अपमान से परे हैं, वे चुप हैं। लक्ष्मी उन्हें कंठी लेने के लिए जिद कर रही है। तो लक्ष्मी दोस्तों, लक्ष्मी कहा कोठारिन, लक्ष्मी उन्हें कंठी लेने के लिए जिद कर रही है। पुपड़ी मठ के महंत राम स्वरूप गुसाई आए हुए हैं। कौन आए हैं दोस्तों? पुपड़ी मठ के महंत राम स्वरूप गुसाई आए हुए हैं। बालदेव जी कंठी ले लें तो मठ पर रहने में कोई असुविधा नहीं हो। बावन दास का मन बड़ा अविश्वासी हो गया है। किसी पर विश्वास करने को जी नहीं करता है। गांधी जी को छोड़कर अब किसी पर विश्वास नहीं होता। वह गांधी जी को एक खत लिखवाना चाहते हैं। गंगुली जी जरूर लिख देंगे, बराबर लिख देते हैं। उसके मन में बहुत सी शंकाएं उठ रही हैं। तो ये दोस्तों था 33वां भाग महिलांचल उपन्यास का। अब हम पढ़ेंगे 34वां भाग दोस्तों। तो फुलिया दोस्तों, फुलिया पुरैनिया टीसन से आई है। फुलिया दोस्तों पुरैनिया टीसन से आई है। एकदम बदल गई है फुलिया। साड़ी पहनने का ढंग, बोलने बतियाने का ढंग, सब कुछ बदल गया है। तहसीलदार साहब की बेटी कमली अंगिया के नीचे जैसी छोटी चोली पहनती है, वैसी वह भी पहनती है। कान में पीतर के फूल हैं, फूल नहीं, फुलिया कहती है कनपासा। आंचल में चाबी का गुच्छा बांधती है और पैर में सीसी का रंग लगाती है। हाँ, खलासी जी बहुत पैसा कमाते हैं शायद। अरे खलासी के मुंह पर झाड़ू मारो, वह क्या खा कितना शौक मजे करवाएगा, क्या पहनावेगा। फुलिया ने खलासी को छोड़ दिया है। खलासी को खोसी बाग की एक पतुरिया से मोहब्बत था। रोज ताड़ी पीकर वहीं पड़ा रहता था। तलब मिलने के दिन वह पतुरिया खलासी का पीछा नहीं छोड़ती थी। तलब का एक पैसा इधर उधर हुआ कि पैर की चट्टी खोलकर हाथ में ले लेती थी। आखिर फुलिया कितना बर्दाश्त करती। टीसन के पैटमान जी नहीं रहते तो फुलिया की इज्जत भी नहीं बचती। फुलिया अब पैटमान जी के यहाँ रहती है। खलासी एक दिन पैटमान से लड़ाई करने आया। टीसन मास्टर बाबू ने कहा कि यदि खलासी टीसन के हाथा में आवे तो पकड़ कर पीटो। उसी दिन खलासी जो दुम दबाकर भागा तो फिर खांसी भी नहीं करने आया कभी। पैटमान जी जाति के छत्री हैं। तंत्रीमा छत्री नहीं, असल बुंदेला छत्री। पान पर्दा खाते खाते दांत टूट गए हैं। पत्थर का नकली दांत लगाते हैं, कहने को नकली दांत है मगर असली दांत से भी बढ़कर है। चना भुट्टा और अमरूद सब कुछ चबाकर खाते हैं पैटमान जी। 25 साल पहले आसाम मुल्क में चाय पीते और पान जर्दा खाते खाते दांत टूट गए। उम्र तो अभी कुछ भी नहीं है। 10 बरस से बेवा थे, मन के लायक स्त्री ही नहीं मिली। पैटमान जी ने महंगू दास के लिए एक पुरानी नीली कमीज भेज दी है। कमीज पहनने पर महंगू को पहचानने में गलती हो जाती है। ठीक रेलवे का आदमी। बुढ़िया के लिए नई साड़ी भेज दी है, एक बित्ता काली किनारी है। इस बार के कोटा में असली संतीपुरी साड़ी मिलेगी
तो फुलिया को भेज देगा। फुलिया कहती है इस बार माँ को भी साथ ले जाएगी। फुलिया का भाग रम पियरिया की माँ कहती है रमिया भी अब बिहाने के जोग हो गई। बिना बाप की बेटी जब से तुम ससुराल हो गई हो रोज एक बार तुम्हारा जिक्र करती है रमिया। फुलिया दीदी कब आवेगी? इस बार फुलिया दीदी आवेगी तो साथ में मैं भी जाऊंगी। यदि इधर कोई बर नजर में आए तो रमिया को भी अपने साथ ले जाओ फूलो बेटी। कोयरी टोले के छोकड़े दिन दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सहदेव मिसिर पर तंत्रिमा टोली का कुत्ता भी भौंकता है। बहुत दिनों के बाद वह तंत्रिमा टोली में आया है फुलिया के बुलाने पर। 10 दिन रहेगी फिर चली जाएगी। फुलिया अब जात समाज से नहीं डरती। वह तंत्रिमा छत्री नहीं, वह असल बुंदेला छत्री की स्त्री है। आंगन में अपने से पकाकर खाती है, माँ का छुआ भी नहीं खाती। वह तो मेहमान होकर आई है, उसके जी में जो आवे वह करेगी। कोई कुछ नहीं बोल सकता। वह सहदेव मिसिर को बैठने के लिए चटाई देती है। एक कांच की छोटी सी थरिया में सुपारी, सौंफ और दालचीनी के टुकड़े बढ़ा देती है। तो फुलिया भूली नहीं है। अरे वाह, शहर का पानी चढ़ने पर बाहर तो एकदम बदल गया है, पर भीतर जैसा का तैसा। काजल वाली आंखें और भी बड़ी मालूम होती है। अंगिया और नक्शा कोर की सफ़ेद साड़ी। सहदेव मिसिर डरते डरते कहते हैं फुलिया क्या? फुलिया मुस्कुराती है। सहदेव मिसिर का चेहरा एकदम लाल हो रहा है, कान लाल हो गए हैं, नाक के पास वाला सिरा धक धक कर रहा है। फुलिया जब से तुम गई मैंने कभी इस टोले में पैर नहीं दिया। रहने दो, गहलोत तो टोले में नहीं जाते थे, पनबतिया के यहाँ कौन जाता था? झूठ मत बोलो। फुलिया हंसती है। नहीं फूलो। ढिबरी की रोशनी में सहदेव मिसिर फुलिया की आंखों की नई भाषा को पढ़ता है। हवा के झोंके से ढिबरी बुझ जाती है। फुलिया बालों में महकौवा सुगंधित तेल लगाती है। अंगिया के नीचे वाली छोटी चोली में रबड़ लगा रहता है शायद। फुलिया की देह से अब घास की गंध नहीं निकलती है। सौंफ दालचीनी खाने से मुंह मुंह गमकता है। शहर की बात निराली है। शहर की हवा लगते ही आदमी बदल जाता है। तहसीलदार की बेटी तो कभी शहर गई भी नहीं। जाति की बंदिश और पंचायत के फैसलों को तो सबसे पहले पंच लोगों ने ही तोड़ा है। तंत्रिमा टोली का छड़ीदार है नोखे और उचित दास, जिसे चाल से बेचाल देखेगा छड़ी से पीठ की चमड़ी खींच लेगा। नोखे की स्त्री राम लगन सिंह के बेटे से फंसी हुई है। तो कौन दोस्तों? नोखे की स्त्री राम लगन सिंह के बेटे से फंसी हुई है। और उचित दास की बेटी कोयरी टोले के शरद महतो से। उचित दास की बेटी दोस्तों किससे फंसी है? कोयरी टोले के शरद महतो से। पंचायत का फैसला ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों तक लागू रह सकता है। पुश्त पुश्तैनी से जो रीति रिवाज गांव में चला रहा है उसको एक बार ही बदल देना आसान नहीं। जिनके पास जगह जमीन है, पास में पैसा है, वह भी तो अपने यहाँ का चाल चलन नहीं सुधार सकते। बाबू टोली के किस घर की बात छिपी हुई है? पंच लोग पंचायत में बैठकर फैसला कर सकते हैं, उसमें कुछ लगता तो नहीं। लेकिन पंचायत के फैसले से चूल्हा तो नहीं सुलग सकता। पंचों को क्या मालूम कि एक मन धान में कितना चावल होता है। शास्त्र में कहा है जोरू जमीन जोर का, नहीं तो किसी और का। और देह के जोर से आजकल सब कुछ नहीं होता। जिसके पास पैसा है वही बोतल मिसिर मिथिला का एक प्रसिद्ध पहलवान है, वही सबसे बड़ा जोरावर है। तहसीलदार साहब की बेटी शाम से ही आधे पहर रात तक डॉक्टर बाबू के घर में बैठी रहती है। चांदनी रात में कोठी के बगीचे में डॉक्टर के हाथ में हाथ डालकर घूमती है। तहसीलदार साहब को कोई कहने की हिम्मत कर सकता है? उनकी बेटी का चाल चलन बिगड़ गया है। तहसीलदार हरगौरी सिंह अपनी खास मौसेरी बहन से फंसा हुआ है। तो कौन दोस्तों? तहसीलदार जो नए अभी बने हैं, तहसीलदार हरगौरी सिंह अपनी खास मौसेरी बहन से मौसेरी बहन को फंसाए हैं। बालदेव जी कोठारिन से लटपटा गए हैं। बालदेव दोस्तों लक्ष्मी कोठारिन से फंसे हैं। कालीचरण ने चरखा स्कूल की मास्टरनी जी कौन दोस्तों? अभी आप लोगों ने देखा ना पीछे मास्टरनी जो चरखा सेंटर की है। तो कालीचरण ने चरखा स्कूल की मास्टरनी जी को अपने घर में रख लिया है।
उन लोगों को कोई कुछ कहे तो, जितना कानून और पंचायत है सब गरीबों के लिए। ये दोस्तों कौन कह रही? फुलिया कह रही है सहदेव मिसिर से। फुलिया सहदेव मिसिर से पहले फंसी थी, उसी से है कह रही है। तो जितना कानून और पंचायत है सब गरीबों के लिए है। जमीन के लिए गांव में नई दलबंदी हुई। जिन लोगों की जमीन नीलाम हुई है, दरखास्तें खारिज हुई हैं, वे एक तरफ है। जिनको नई बंदोबस्ती ली है, जिन्होंने नई बंदोबस्ती ली है अथवा जमींदार से माफ़ी मांग ली है, सुपुर्दी लिखकर दे दी है, या जो ज़मीन बंदोबस्त लेना चाहते हैं, वे सभी दूसरी तरफ है। गरीबों और मजदूरों के टोलों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। खिलावन के हलवाहों को कालीचरण ने हल जोतने से मना कर दिया। खिलावन के हलवाहों को कालीचरण ने हल जोतने से मना कर दिया। तहसीलदार हरगौरी का नाई, धोबी और मोची बंद करने के लिए कालीचरण घर घर घूमकर भाखन देता है। गांव के सारे पुराने बांध टूट गए हैं, मानो बाढ़ का नया पानी आया हो। गरीबों और मजदूरों की आंखें कालीचरण ने खोल दी हैं। सैकड़ों बीघे जमीन वाले किसानों के पास पैसे हैं। पैसे से गरीबों को खरीद कर गरीबों के गले पर गरीबों के जरिए ही छुरी चलाते हैं। होशियार, जिन लोगों ने नई बंदोबस्ती ली है, वे गरीबों की रोटी मारने वाले हैं। कालीचरण ने चमार टोली से भात खा लिया। जात क्या है? जात दो ही है, एक गरीब और दूसरी अमीर। खिलावन को देखा यादवों की ही जमीन हड़प रहा है। देख लो आंख खोलकर, गांव में सिर्फ दो जात है, अमीर गरीब। तहसीलदार हरगौरी सिंह काली टोपी वाले नौजवानों से कहते हैं, इस बार मोर्चे पर जाना पड़ेगा। हिंदू राज कायम करने के लिए पहले गांव में ही लोहा लेना पड़ेगा। संयोजक जी आजकल महीने में 2 बार घर मनी ऑर्डर भेजते हैं। संयोजक जो कहेंगे उसे काली टोपी वाले नौजवान प्राण रहते नहीं काट सकते हैं, आग और पानी में कूद सकते हैं। इसी को कहते हैं अनुशासन। बावन दास जिला कांग्रेस के नेताओं को खबर देने गया है, गांव में जुल्म हो रहा है। तो ये दोस्तों था मैलांचल उपन्यास का 34वां खंड। अब दोस्तों इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए और जो कहानियाँ हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं उनको अध्ययन करिए। गोदान उपन्यास का प्लेलिस्ट में अध्ययन करिए सभी भागों का, और मैलांचल उपन्यास के 34 खंडों का वीडियो प्लेलिस्ट में देखिए और अध्ययन करिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।